नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पुरवैया डीएनए। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। पुरवैया डीएनए में सबसे पहले बात बिहार विधानसभा में पेश हुए बजट की। बिहार विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2015-16 का बजट पेश हो गया। इस बार का बजट 1,20,685 करोड़ रुपए का रखा गया है, जिसके तहत योजना व्यय 57,425 करोड़, जबकि गैर योजना व्यय 63,259 करोड़ रुपए का है। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने आर्थिक सुधारों पर जोर दिया है। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि बिहार के आर्थिक विकास दर में गिरावट आई है। हम बड़ी बातें भी आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। इस बजट की बड़ी बातें क्या हैं? वहीं प्रति व्यक्ति आय और जीडीपी में वृद्धि हुई है। बजट में योजना आकार में कटौती की गई है, लेकिन आर्थिक सुधार पर जोर दिया गया है। सबसे ज्यादा शिक्षा विभाग को 22,000 करोड़ से ज्यादा की राशि आवंटित की गई है। वहीं ऊर्जा विभाग को 8,436 से ज्यादा करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आपको दिखाते हैं बजट की 10 बड़ी बातें क्या हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। मौजूदा वित्त वर्ष के लिए योजना आकार में कटौती की गई है। दूसरी बड़ी बात, दीघा एलिवेटेड रोड के लिए 1289 करोड़ रुपए, मीठापुर रेलवे ब्रिज के लिए 170.85 करोड़ रुपए, आईजीआईएमएस पटना में कैंसर इंस्टीट्यूट खोला जाएगा। इसके अलावा 55,000 हैंडपंप लगाने की योजना है। नालंदा में 100 बेड वाला सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनेगा। मनरेगा का मजदूरी रेट बढ़ाकर 177 रुपए किया गया। 810 स्कूलों को हाई स्कूलों में अपग्रेड किया जाएगा। ग्रामीण इलाकों में 4,000 किलोमीटर सड़क का निर्माण होगा और 1 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन को इसी साल सिंचित करने का लक्ष्य रखा गया है। महत्वाकांक्षी परियोजना गंगा पथ दीघा से दीदारगंज रुपया 3,160.0 करोड़ तथा पटना स्थित एम्स से दीघा तक एलिवेटेड कॉरिडोर 1,289.00 करोड़ का निर्माण कार्य प्रगति में है। जन निजी भागीदारी के अंतर्गत बख्तियारपुर, ताजपुर, समस्तीपुर रुपया 1,602.74 करोड़ के बीच गंगा नदी पर पुल एवं पहुंच पथ निर्माण, आरा मोहनिया पथ पर NH30 रुपया 1077.0 करोड़ में 4 लेनिंग का कार्य, रजौली, नवादा, बिहार शरीफ, बख्तियारपुर पथ NH31 1211.84 करोड़ में 4 लेनिंग का कार्य प्रगति पर है। पटना में मेट्रो रेल योजना के कार्यान्वयन हेतु राइट्स द्वारा ड्राफ्ट DPR तैयार कर लिया गया है तथा इसके कार्यान्वयन हेतु SPV का गठन किया जा रहा है। नगर विकास एवं आवास विभाग को 15-16 में 2,169.85 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं, जिसमें योजना मद में 1,381.74 करोड़ रुपए, गैर योजना मद में 788.11 करोड़ रुपए शामिल है। माननीय मुख्यमंत्री जी का मानव विकास पर ज्यादा जोर है। वित्तीय वर्ष 15-16 में शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के मद्देनजर राज्य में संपन्न टोला सर्वेक्षण के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों की अर्हता रखने वाले अनाच्छादित 1896 बसावटों के लिए प्राथमिक विद्यालय का भारत सरकार ने स्वीकृति प्राप्त कर स्थापित करना, राज्य के अर्हता रखने वाले अनाच्छादित बसावटों के लिए 610 प्राथमिक विद्यालय का उच्च माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमण, छात्र वर्ग कक्षा अनुपात को बेहतर करने के उद्देश्य से 14-15 में स्वीकृत 25,529 अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण, राज्य के सभी प्रारंभिक विद्यालयों में कम से कम 2 इकाई शौचालय, बालिका एवं बालक के लिए अलग अलग की उपलब्धता 15 अगस्त 2015 तक सुनिश्चित करना प्रस्तावित है। तो जाहिर है बजट के जरिए सरकार ने एक बार फिर बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का इरादा दिखाया है। खास बात यह है कि 2015-16 के बजट में सरकार ने जनता पर कोई नया कर नहीं थोपा है और ना ही कोई नई योजना की शुरुआत दिखी है। हालांकि वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने सीएम नीतीश कुमार की 10 प्राथमिकताएं गिनाते हुए उसके लिए बजट में प्रावधान की बात कही है। सरकार ने शिक्षा पर सबसे ज्यादा जोर दिया है। शिक्षा पर सरकार कुल 22,027 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। सरकार की कुल योजना राशि का 19% से ज्यादा शिक्षा पर खर्च होगा। हालांकि सरकार का जोर सड़क निर्माण, बिजली, समाज कल्याण, स्वास्थ्य और कृषि पर भी रहा। हम आपको दिखा भी रहे हैं नीतीश कुमार की 10 प्राथमिकताएं और उसके लिए बजट में आवंटित की गई राशि। शिक्षा विभाग को 22,027 करोड़ रुपए,
सबसे ज्यादा राशि ऊर्जा विभाग को, उसके बाद 8,436.90 करोड़ रुपए, कल्याण विभाग को 7,951.04 करोड़ रुपए, ग्रामीण कार्य विभाग को 6,821.11 करोड़ रुपए, गृह विभाग को 6,179.05 करोड़ रुपए, पथ निर्माण विभाग के लिए 5,795.07 करोड़ रुपए, ग्रामीण विकास विभाग के लिए 5,216.06 करोड़ रुपए, स्वास्थ्य विभाग के लिए 4,971.67 करोड़ रुपए, पंचायती राज के लिए 4,364 करोड़ रुपए, कृषि विभाग के लिए 2,833.20 करोड़ रुपए। ये 10 प्राथमिकता हैं, 10 विभाग जिस पर जोर दिया गया है और वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने इन 10 प्राथमिकताओं पर जोर देते हुए इनके बारे में आवंटित की गई राशि के बारे में बताया। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो इरादा है कि उनका कमिटमेंट क्या है बिहार के विकास में, महोदय, 1 नंबर में सबसे अधिक बजट प्रोविजन है 22,027.97 करोड़ योजना और गैर योजना मिला के शिक्षा विभाग का। दूसरा है 8,436.90 करोड़ ऊर्जा विभाग का। फिर है 7,951.4 करोड़ कल्याण पर क्षेत्र का। सरकार की ये महत्वपूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटी है। समाज कल्याण का भी 4,179.20 और पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग का 1,995.30, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का 1,497.52% और ग्रामीण कार्य विभाग का 6,821.11%, गृह विभाग का 6,000, क्योंकि कानून व्यवस्था और सुरक्षा हमारी पहली जिम्मेवारी है, 6,179.05%, पथ निर्माण विभाग 5,795.07 करोड़ और ग्रामीण विकास विभाग 5,216.06 करोड़, स्वास्थ्य विभाग 4,971.67 करोड़, पंचायती राज विभाग 4,364.30 करोड़, कृषि विभाग 2,833.20 करोड़। महोदय, ये 10 माननीय मुख्यमंत्री का जो ड्रीम है, जो सपना है, जो उनका इरादा है, उसी के हिसाब से प्राथमिकता तय की गई है। अब हम इस बजट का डीएनए टेस्ट करते हैं। दरअसल वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने विधानसभा में साल 2015-16 के लिए 1,20,685 करोड़ का बजट पेश किया है। अगले साल सरकार विकास कार्यों पर 57,425 करोड़ रुपए खर्च करेगी। बजट का बड़ा हिस्सा वेतन, पेंशन और लोन के भुगतान पर खर्च होगा। इस बार के बजट में साफ दिखा कि सरकार पैसे का अभाव झेल रही है, लिहाजा विकास कार्यों पर खर्च के लिए राशि पिछले साल की तुलना में कम हो गई। वित्त मंत्री ने अपने बजट में नई योजनाएं शुरू करने के बजाय पुरानी योजनाओं को ही पूरा करने पर ज्यादा जोर दिया। बजट में किसी तरह के टैक्स में कोई इजाफा नहीं किया गया है। बजट का ज्यादातर पैसा वेतन, पेंशन और पहले से लिए गए कर्ज की अदायगी में जाएगा। सरकार नए साल में इन सब पर 63,259 करोड़ रुपए खर्च करेगी। अब चिंता की बात यह है कि विकास कार्यों पर खर्च होने वाली राशि कम हो गई है। सरकार ने पिछले बजट में विकास कार्यों के लिए यानी योजना मद में 57,655 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान किया था और इस साल ये 230 करोड़ रुपए कम हो गया और विकास कार्यों पर 57,425 करोड़ रुपए ही खर्च होंगे। लेकिन इन सब के बीच बजट में आने वाले दिनों में विकास कार्यों पर खर्च करने का दावा तो किया गया है, बातें कही गई हैं, लेकिन पिछले बजट की राशि कितनी और कहां-कहां खर्च की गई इसके बारे में साफ-साफ नहीं कहा गया, जिस पर बीजेपी ने सरकार से सवाल पूछा है। जो 10 को विशिष्ट गिना है आप, जरा उसका 14-15 में खर्चा कितना क्या ये भी तो बताइए ना। खर्चा करवे नहीं करिएगा, पैसा देके क्या करें आपको, लुटाइएगा। चुनाव का साल है, खाली घोषणा करके काम चलाना चाहते हैं आप। कि 14-15 में खर्च कितना हुआ, एक जगह भी बजट में 14-15 में, आखिर आपके पास आप आज मार्च महीने की 12 तारीख को बजट पेश कर रहे हैं, तो फरवरी तक का आंकड़ा आपको देना चाहिए था कि फरवरी तक किस विभाग में कितना खर्च हुआ। तो पूरे किताब में कोई उसका आंकड़ा नहीं है कि कितना खर्च हुआ। तो पिछले बजट के हिसाब किताब को लेकर बिहार में बीजेपी सवाल पूछ रही है नीतीश सरकार से। अगर तो झारखंड में
पिछले बजट के हिसाब किताब को लेकर बीजेपी की रघुवर सरकार पर भी सवाल उठ रहे हैं। सबका साथ सबका विकास का दावा करने वाली रघुवर सरकार विकास की राशि खर्च करने के मामले में फिसडी नजर आ रही है। वित्तीय वर्ष 2014-15 खत्म होने में महज अब कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन झारखंड सरकार का कल्याण विभाग केंद्र सरकार से मिले 216 करोड़ रुपए की राशि खर्च नहीं कर पाई है। सत्ता में आई रघुवर सरकार सबका साथ सबका विकास का दावा करती है, लेकिन विकास के नाम पर केंद्र सरकार से मिले 216 करोड़ रुपए धरे के धरे रह गए। जिस राशि के तहत अनुसूचित जाति, जनजाति, आदिम जाति और अल्पसंख्यकों का विकास होना था, वो राशि धरी की धरी रह गई। अब पूरी राशि लौट जाने की नौबत है, जिसे लेकर विधानसभा में विपक्षी दल के साथ साथ सत्ताधारी दल के विधायकों ने भी सदन में सरकार को घेरा। 15 दिन बचे हैं और इनको स्पष्ट देना चाहिए कि अमुक अमुक कार्य हुए हैं इतनी बड़ी राशि में, तो इस प्रकार का कोई भी जवाब मुझे नहीं मिला है। मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं, हमारे भाई माननीय राज सिन्हा जी ने एक सवाल किया था पीडीएस सिस्टम पर। सच्चाई यही है कि अनुसूचित जाति, जनजाति, आदिम जनजाति और माइनॉरिटीज के लिए भारत सरकार से जो पैसा मिला था वर्ष 2013-14 में, वो भी खर्च नहीं हुआ। स्टीफन मरांडी जी ने माननीय सदस्य बिल्कुल सही कहा कि अब वित्तीय वर्ष समाप्ति में मात्र 15 दिन रह गए और ये पैसा अगर इस वित्तीय वर्ष में आप समाप्त नहीं करिएगा, भारत सरकार को उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं जाएगा और नहीं जाएगा तो इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा वर्ष 2015-16 के आवंटन में, जो हमको एलोकेशन मिलना चाहिए नहीं मिलेगा। इतने गंभीर सवालों का जवाब जब विभागीय मंत्री ने सदन में पढ़ा तो वहां मौजूद विधायकों ने अपनी आपत्ति जाहिर की। जेएमएम विधायक स्टीफन मरांडी ने कहा कि अधिकारी सदन में उठने वाले सवालों को लेकर गंभीर नहीं हैं। हालांकि विभागीय मंत्री बार बार ये कहती रही कि राशि साल के अंत में हासिल हुई है, जिसकी वजह से वो खर्च नहीं हो सकी। 2014-15 की राशि वित्तीय वर्ष के अंत में ही हम लोगों को प्राप्त हुई है, तो इसीलिए अगला वित्तीय वर्ष तक भी ये जाएगा, लेकिन मैं 17 दिन का समय आप लोगों से मांग रही हूँ। यहाँ प्राय देखा जा रहा है अध्यक्ष महोदय, जो पैसे मिलते हैं राज्य को, उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं देने की वजह से हम लोग का आवंटन कट जाना, ये राज्य के लिए बहुत दुखद स्थिति है अध्यक्ष महोदय। खंड 2 में बिल्कुल कुछ नहीं बताया गया है कि कितने प्रतिशत राशि खर्च हुए। कम से कम इतने भी मंत्री महोदय बता देती कि इतने प्रतिशत खर्च हो गई है, इतने प्रतिशत हम 15 दिन में खर्च करेंगे। हालांकि मामले को तूल पकड़ता देख विधानसभा अध्यक्ष ने चालू सत्र में विभागीय मंत्री को विस्तृत रिपोर्ट सदन में पेश करने को कहा है, लेकिन जिस तरह का ये मामला सामने आया है उससे साफ जाहिर हो रहा है कि लापरवाही की वजह से पैसे रखे रह जाते हैं और जनता विकास की भूखी रह जाती है। मनीष मेहता, जी मीडिया, रांची। तो लगभग हर राज्य में यही स्थिति है, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, बजट में बड़ी बड़ी घोषणाएं की जाती हैं, लेकिन जब खर्च करने की बारी आती है तो सभी पार्टियां, सभी सरकारें फिसड्डी साबित हो जाती हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हम। ब्रेक के उस पार स्वाइन फ्लू से निपटने की तमाम दावे किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से। उन दावों का करेंगे हम डीएनए टेस्ट। अब देख रहे हैं पुरवैया डीएनए। अब बात बिहार की राजधानी पटना की। दरअसल बिहार सरकार ने स्वाइन फ्लू से निपटने के लिए कई घोषणाएं की, लेकिन दावों और हकीकत के बीच का फर्क क्या है, इसे समझने के लिए जी मीडिया संवाददाता अमित कुमार ने कई अस्पतालों का दौरा किया और शहर में किस तरह गंदगी का अंबार लगा है वो भी जानने की कोशिश की। देखिए रिपोर्ट, जिसे सरकार और उनके नुमाइंदे को भी जरूर देखनी चाहिए। सूबे में स्वाइन फ्लू का सितम। रांची, पटना या जमशेदपुर, हर तरफ खौफ। स्वास्थ्य विभाग पर टिकी बेबस निगाहें। यह नजारा पटना के अगमकुआं स्थित संक्रामक रोग अस्पताल स्थित स्वाइन फ्लू वार्ड का है और बेड पर लेटे ये तमाम लोग स्वाइन फ्लू के मरीज हैं। डॉक्टर कौशल के मुताबिक फिलहाल इनमें से ज्यादातर लोग अब खतरे से बाहर हैं।
हालांकि ये इस बात की जानकारी जी मीडिया के जरिए सूबे वासियों को दे रहे हैं कि ये बीमारी किन लोगों के लिए ज्यादा घातक साबित हो सकती है और उनके बचाव के लिए ये लोग क्या करें। मरीज जिसमें पहले से ही कुछ तकलीफ हो या कुछ ऐसी परिस्थिति हो, जैसे कि बच्चा 5 साल से कम उम्र का हो या एडल्ट 65 साल से ऊपर का हो या कोई माताएं जो प्रेग्नेंट हों या जिनको सांस की बीमारी हो और हार्ट की बीमारी हो, गुर्दे की बीमारी हो, लीवर की बीमारी हो, HIV एड्स हो या कैंसर हो या बहुत दिन से कॉर्टिसोन दवाएं जो आमतौर पर लोग सांस फूलने में खाते हैं, वैसे मरीजों को विशेष ध्यान देना चाहिए इस बीमारी के बारे में। उसमें बीमारी सीरियस होने का खतरा रहता है। इसको हम लोग हाई रिस्क पेशेंट्स बोलते हैं। तो उनमें जो फ्लू की जो दवा है वो चलाना अत्यंत आवश्यक है। डॉक्टर कौशल इस बीमारी के कैटेगरी के बारे में भी विस्तार पूर्वक बता रहे हैं। साथ ही ये आम लोगों से अपने आसपास के इलाके को साफ सुथरा रखने की अपील भी कर रहे हैं ताकि इस बीमारी के चपेट में आने से ज्यादा लोगों को बचाया जा सके। भारत सरकार ने भी मरीजों को 3 कैटेगरी में बांटा है, ABC कैटेगरी। ए कैटेगरी के वे मरीज हैं जिनमें साधारण सर्दी खांसी, गले में दर्द बुखार रहता है। उनको दवा अगर नहीं भी दिया जाए, जांच नहीं भी कराया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो विशेष परिस्थिति वाली बात मैंने बताई, उसमें दवा देना एंटीवायरल बहुत ही ज़रूरी है। और तीसरा जो C कैटेगरी है, जिसमें पेशेंट जो है वो सीरियस हो जाते हैं, जिसमें जैसे सांस बहुत तेज़ी से फूलने लगना और खखार में खून आने लगना, ब्लड प्रेशर कम होने लगना और शरीर नीला पड़ जाना, वैसे मरीजों को भर्ती करना आवश्यक है। और साथ ही साथ उनको हर तरह की सुविधा जो है, एंटीवायरल के अलावा अन्य बीमारियों का जो इलाज, वो भी बहुत ज़रूरी है। भले ही डॉक्टर की अपील को आम लोग मान लें और अपने आसपास के इलाके, टोले मोहल्ले को साफ सुथरा कर लें, लेकिन शहर के ज्यादातर इलाके नारकीय स्थिति में हैं। आवारा पशु खुलेआम शहर में घूम रहे हैं, जिसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही हैं। लोगों को अपनी जान बचाने के लिए मास्क का सहारा लेना पड़ रहा है। पटना साफ तो नहीं है क्योंकि स्वाइन फ्लू फैला हुआ है, जिसके कारण बहुत सारा मतलब कि व्यक्ति मतलब कि स्वाइन फ्लू से मतलब ग्रसित हैं। और क्या स्वाइन फ्लू के चलते और गंदगी के लिए चलते हैं। और ये पटना बहुत ज़्यादा गंदगी है, इसलिए यहाँ वायरस की जो बीमारियाँ हो रही है, इसके लिए हम लोग ये मास्क लगाते हैं। आखिर शहर की हालत ऐसी क्यों है? नगर निगम अपना काम ईमानदारी से क्यों नहीं कर रहा? जब इस सवाल का जवाब ढूंढने जी मीडिया की टीम पटना नगर निगम गई तो टीम को यहां राजनीति की बूह महसूस हुई। दरअसल निगम के उप महापौर शहर की गंदी हालत का सारा ठीकरा महापौर पर फोड़ रहे हैं। इन्होंने क्या कुछ कहा, जरा आप भी सुनिए। महापौर के हठधर्मिता के कारण, बोर्ड की बैठक में अपनी मनमानी के कारण शहर के सफाई पर काफ़ी प्रतिकूल असर पड़ा। निश्चित रूप से हम लोग भी चाहते हैं और जितने भी पार्षद हैं पूरा एफर्ट लगाते हैं साफ़ करने में और उसकी रिजल्ट भी हमको देखने में मिलता है। लेकिन इसके लिए पूर्ण रूप से महापौर जिम्मेवार हैं, क्योंकि वो एक मुखिया के तरह पटना नगर निगम को नहीं चला रहे हैं, एक डिक्टेटरशिप नियर, एक तानाशाह नियर चला रहे हैं, जिस कारण थोड़ी सफाई व्यवस्था में कठिनाइयाँ। खैर, आइए अब आंकड़ों के जरिए एक नजर डालते हैं कि अब तक बिहार में कितने लोग स्वाइन फ्लू के चपेट में आ चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग से मिले आंकड़ों के मुताबिक पटना के अगमकुआं स्थित राजेंद्र स्मारक चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान में 541 मरीजों की जांच हो चुकी है, जिनमें से 137 मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इनमें से फिलहाल 6 मरीजों का इलाज अगमकुआं में ही संक्रामक रोग अस्पताल में चल रहा है। जी मीडिया से अपील है कि आप अपना ख्याल खुद रखें, साफ सफाई रखें। साथ ही साथ सरकार को भी इस तरफ जरूर देखना चाहिए ताकि स्वाइन फ्लू का सितम कम किया जा सके। अमित कुमार, जी मीडिया, पटना। और इसी के साथ पूर्वैया DNA में बस इतना ही। नमस्कार।